मित्रों नमस्कार। भारत का राष्ट्रपति इस विषय पर फिर से आप सभी का स्वागत है। एक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक क्लासेस के द्वारा YouTube के माध्यम से आपको ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। और पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भारत का राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के आयाम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले चूंकि हम परीक्षा की दृष्टि से इसे पढ़ने जा रहे हैं, सो जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जितने भी अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद संख्या 54, अनुच्छेद संख्या 54 की बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 55 की बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 57 की बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 58 की बात करने जा रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 71 की बात करने जा रहे हैं और अनुच्छेद संख्या 324 की बात करने जा रहे हैं। मित्रों, ये जो अनुच्छेद हैं वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित या भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद संख्या 54 क्या कहता है, ये एक निर्वाचक मंडल के बारे में स्थिति दर्शाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग होंगे जो भारत के राष्ट्रपति को मत देंगे या वोट देंगे। उसके बाद जो निर्वाचन की रीति है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति किस तरीके से होगी, ये अनुच्छेद संख्या 55 में लिखा हुआ है या आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति पद को कितनी बार धारण कर सकता है, ये बात कही गई है अनुच्छेद संख्या 57 में 57 में। और अनुच्छेद संख्या 58 आर्टिकल 58 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो भी योग्यताएं हैं कि उसकी जो क्वालिफिकेशंस है क्या होनी चाहिए, उस पद पर पहुंचने के लिए किस व्यक्ति को किन योग्यताओं से अहर होना चाहिए, ये सब बात भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में दी गई है। वहीं पर आर्टिकल 71 क्या कहता है। हालांकि मैंने जब आपसे बात की थी पिछले वीडियो के अंदर तो मैंने ये कहा था कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद संख्या 52 से 62 के बीच आते हैं, किंतु भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति नाम के शीर्षक वाले ये जो अध्याय है इसमें अनुच्छेद संख्या 71, 72 और 73 भी शामिल है। तो अनुच्छेद संख्या जो 71 है वो ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, जो भी मामला होगा उसमें इसका ये सही निर्वाचन सही है या गलत है, इसका निर्धारण किसके या कौन कर सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मित्रों, यहां पर आर्टिकल 71 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और सबसे अंत में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन आयोजित करवाता है, कौन चुनाव करवाता है, ये बात अनुच्छेद संख्या 324 में ये शक्ति दी गई है। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसे ये शक्ति दी गई है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है कि कौन लोग होंगे या निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। 55 में रीति दी गई है कि किस रीति से भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। वहीं पर 57 में कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, यह बात दी गई है। अनुच्छेद संख्या 58 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है कि कौन व्यक्ति या किन योग्यताओं से लेस व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मित्रों, अब आइए हम क्या करते हैं, इन सभी अनुच्छेदों को, इन सभी आर्टिकल्स को हम विस्तार से पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ तथ्य आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है। भारत का जो राष्ट्रपति है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, वो यूएस के प्रेसिडेंट से बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है और हमारे यहां पर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी वो महज एक संवैधानिक अध्यक्ष है। और उसकी जो स्थिति है वो कुछ वैसी सी है जो इंग्लैंड में क्राउन की है या सम्राट की है या महारानी की है। मतलब उसका दायित्व महज संवैधानिक कर्तव्यों को निभाना होता है, बाकी सभी नीतिगत निर्णय या जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करना या उन पे क्रियाकलाप करना या उन पे एक्शन लेना, वो जो शक्ति है वो संसद के पास है, ना कि हमारे राष्ट्रपति के पास है। वहीं पर इसके उलट यूएस प्रेसिडेंट
शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। यूएस प्रेसिडेंट के पास जो भी कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के अंदर निहित होती है। एक बात यह है, हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति भी एकदम से प्रत्यक्ष निर्वाचन या निर्वाचित नहीं होता है, वो कुछ इलेक्टोरल मेंबर्स होते हैं, वो लोग राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। हाल ही में जो बाइडेन का आपने जो इलेक्शन है वो देखा होगा, तो वो बहुत हद तक आप समझ गए होंगे। क्योंकि हमारा विषय ये नहीं है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उससे तुलना कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति दोनों आपस में बिल्कुल भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति जहां पर महज एक संवैधानिक अध्यक्ष है या एक संवैधानिक पद है, वहीं पर यूएस प्रेसिडेंट है, वहां पर कार्यपालिका का अध्यक्ष और वास्तविक जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो यूएस का प्रेसिडेंट होता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष है, यानी यूं कह सकते हैं कि वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, और उसके निर्वाचन के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के बजाय अप्रत्यक्ष निर्वाचन रखा है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया है। हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचन की जो रीति है, उस रीति को किस नाम से जाना जाता है, उस रीति को किस नाम से जाना जाता है, परीक्षा की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। जो भारत के राष्ट्रपति है उसकी जो निर्वाचन की रीति को कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। ये क्या है? एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? पहली बात देखिए, हम लोग सीधे यानी आम जनता या हम लोग वोटर्स हैं, वो सीधे के सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। हम सीधे के सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम ये निर्वाचन की शक्ति यानी निर्वाचन करने की शक्ति हम अपने जनप्रतिनिधियों को देते हैं। तो हम लोग एकली संक्रमण करते हैं, मतलब हम लोग ने अपना वोट हमारे जनप्रतिनिधियों को दिया, हमने एमएलए को वोट दिया, हमने एमपीज को वोट दिया, और वो एमएलए और एमपीज हमारी मत शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में करते हैं। इसे एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय कहा जाता है। और प्रत्येक एमपी या एमएल यानी एमएलए या एमपी जो निर्वाचित हैं, वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आनुपातिक रूप से करते हैं, ना कि समान प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक एमएलए को एक मत डालने का या एक जैसे मत डालने का अधिकार नहीं है। हर एक एमएलए का मत मूल्य अलग होगा। वो मत मूल्य किसी जनसंख्या के हिसाब से होगा, किसी राज्य की या प्रांत की जनसंख्या के हिसाब से होगा। सो पहली बात मैंने ये बात की है, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मतलब हमारा एमएलए, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे वोट को राष्ट्रपति को आगे पहुंचाता है, वो एकल हस्तांतरित करता है। दूसरी बात, उसका जो मत मूल्य है वो आनुपातिक रूप से होगा, ना कि एक होगा या सबका समान होगा। सबका समान नहीं होगा, बल्कि वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा। इसीलिए इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसे आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक जो एमएलए है या हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक एमएलए का मत मूल्य अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं। अब मैं ये बात आपको जो बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखिए कि जो एमएलए का मत मूल्य है वो 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित हो चुका है। अब ये नहीं है कि अगर अभी हाल फिलहाल में जैसे हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं तो 14वें राष्ट्रपति या 15वें राष्ट्रपति में मत मूल्य अलग से निकलेगा। नहीं, वो राष्ट्रपति का मत मूल्य पहले से निकाला जा चुका है, 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है ये, और ये 2026 तक लागू रहेगा। हम इसके बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन हम एक एमएलए के मत मूल्य को निकाल लेते हैं पहले। तो किसी राज्य का, एक्स राज्य का, मैं मान लेता हूं कि राजस्थान, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में हम क्या करेंगे, राजस्थान की कुल जनसंख्या में हम राजस्थान विधानसभा के अंदर जितने भी एमएलएज हैं
हम 200 एमएलए का भाग दे देंगे और जो आगे उत्तर आएगा उसको हम 1/1000 से गुणा कर देंगे। मतलब राज्य की जनसंख्या के अंदर, ध्यान रखना यहां वोटर्स नहीं है, राज्य की कुल जनसंख्या है। 1971 की कुल जनसंख्या में राजस्थान के 200 एमएलए का भाग दे दिया गया, 200 एमएलए का भाग दे दिया गया। उसके बाद पुनः उसमें 1000 का भाग दे दिया गया और जो आगे उत्तर आता है, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत मूल्य है वो 129 है, 129 है। ये जो मत मूल्य है वो प्रत्येक राज्य का या प्रत्येक प्रांत का भिन्न भिन्न होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक एमएलए है, उसका जो मत मूल्य है वो 208 है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है या फिर सिक्किम है, तो वहां के जो जैसे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो यहां के जो एक एमएलए है उनका जो मत मूल्य है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में उनका मत मूल्य है वो 8 है। और अगर सबसे कम की बात करूं तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, तो सिक्किम के प्रत्येक एमएलए का राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मत मूल्य है वो 7 है। हालांकि पुडुचेरी का उससे कहीं ज्यादा है। पुडुचेरी का अगर मैं बात करूं तो पुडुचेरी का एक एमएलए का मत मूल्य जहां पर 16 है, वहीं पर जो दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली है, तो एनसीआर दिल्ली के जो एक एमएलए हैं उनका जो मत मूल्य है वो पुडुचेरी से ज्यादा है और वो 58 है। यानी ये भिन्न भिन्न है, प्रत्येक स्टेट का, प्रत्येक राज्य का एमएलए जो होगा उसका मत मूल्य भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि उस राज्य की जनसंख्या में एमएलए का भाग, कुल एमएलए की जो संख्या है उसका भाग दिया गया है और वो अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक एमएलए, राजस्थान का एक एमएलए एक वोट नहीं देगा, 129 वोट देगा। और इसी तरीके से दिल्ली का एक एमएलए 58 वोट देगा। यूपी की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा घनी है, तो वहां का जो एमएलए है वो क्या करता है, 208 वोट देता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ये अलग अलग जो है मत मूल्य आता है। तो ये अलग अलग जो मत मूल्य है, अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में मत मूल्य निर्धारित किया गया है। इसी को ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। मित्रों, एक तो हमने ये बात की है कि किसी एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि एक एमपी का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। एक एमपी का मत मूल्य जो भी हमारे देश के समस्त एमपीज हैं, देखिए एमपीज हैं जो कौन कौन एमपीज हो सकते हैं, हम ये बात करते हैं। तो हमारे देश में एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य हैं उनमें से सिर्फ वो सदस्य भाग ले सकते हैं जो निर्वाचित हैं, ना कि मनोनीत है। तो अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो ये जो दोनों सदनों के कुल 790 सदस्य हैं, तो लोकसभा में यहां पर 543 सदस्य ही ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो 2 सदस्य आते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्योंकि यदि वो भाग लेते हैं तो यहां कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हित के टकराव या हित संघर्ष का मामला उभर कर आता है, इसीलिए वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो 233 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और इनमें से 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत हैं, तो वो लोग, ये जो 12 लोग हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो केवल क्या है, 233 सदस्य ही हैं, 245 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा पहुंच जाता है 776, मतलब 2 इसमें से और 12 इसमें से, 790 में से हमने 14 घटा दिया है तो 776 उत्तर आता है। ये टोटल एमपी जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 700 के 776 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें, ये अनिवार्य नहीं है। उनमें से कुछ लोग क्या है कि वोट ना भी डाल सकते हैं। वो हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का वो बहिष्कार भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई एक एमपी या 2 एमपी या 10 एमपी उस वक्त क्या है वो सीट खाली है तो वो अनुपस्थित भी हो सकते हैं।
तो इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? जैसे क्या है कि अगर हम बात करें कि टोटल जो हमारे जो एमएलएज हैं पूरे भारत के अंदर, जो भी 28 स्टेट हैं और 3 जो यूनियन टेरिटरीज है यानी संघ शासित प्रदेश है जिनके एमएलएज भाग लेते हैं चुनाव के अंदर, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर है और पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। तो ये जो सदस्य हैं, ये जो उनके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इनके समेत 28 राज्यों के जो एमएलएज हैं उनका कुल मत मूल्य, जो भी 28 राज्यों के 4120 के समथिंग जितने भी है, उनका मत मूल्य निकाल लिया जाता है और कुल एमएलए का मत मूल्य, यहां पे देखिए, एक एमपी का मत मूल्य किस तरीके से निकलेगा, एक एमपी का मत मूल्य किस तरीके से निकलेगा। एक एमपी के मत मूल्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समस्त एमएलएज गुणा में जो एमएलएज हैं उन एमएलएज का मत मूल्य जोड़ दिया जाता है। वो जो मत मूल्य है सबका जोड़ दिया जाता है, मतलब ये सारे के सारे जो भी एमएलएज हैं उनका मत मूल्य आपस में जोड़ दिया और उनको जोड़ने के बाद इन 776 का भाग दे दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमारे सामने एक एमपी का मत मूल्य आ जाता है। वर्तमान में एक एमपी का मत का मूल्य भारत में 708 है, यानी लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालते समय 708 मतों का प्रयोग करता है। हमने एमएलएज और एमपी का मत मूल्य निकाल लिया है, एक तो बात ये हमने कर ली है। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान है। इसे कौन करवाता है, ये बात मैंने बात कही थी, इसे कौन करवाता है, अनुच्छेद संख्या 324 के तहत ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग इस चुनाव को आयोजित करवाता है। ये सब के सब लोग मत डालते हैं और ये लगभग 10 लाख के आसपास मत होते हैं और 10 लाख मत में से ये आवश्यक है कि राष्ट्रपति को एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति को एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। इस कोटे का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति को कम से कम 50% प्लस 1 मत आना चाहिए, कम से कम 50% प्लस 1 मत आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्धारित कोटा या पूर्ण बहुमत की व्यवस्था रखी गई है। कुल पड़े वेद मतों का 50% प्लस 1 वोट उसे कम से कम आना चाहिए। अगर वो निर्धारित कोटा को प्राप्त नहीं करता है तब तक उसे राष्ट्रपति घोषित नहीं किया जा सकता। एक बात हमने ये किया, जहां पे हमने निर्धारित कोटा की बात की है, तो हमारी ये निर्धारित कोटा की व्यवस्था एमएलए या एमपीज के चुनावों में नहीं होता है। ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आगे हम बात करेंगे, वैसे इस बारे में पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि एमएलएज या एमपी के निर्वाचन में या जो भी सरपंच का चुनाव है या जो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उनके चुनावों के लिए हमारे यहां पे निर्धारित कोटे की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी दौड़कर सबसे पहले खंबा पार करना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दौड़कर सबसे पहले खंबा पार करने की पद्धति को हमने अपनाया है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सबसे पहले सबसे ज्यादा वोट ले लेगा वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा, वो व्यक्ति निर्वाचित माना जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में उसे निर्धारित कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। मित्रों, हमने 2 चीज यहां पे बात कर ली है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। तो निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं? निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54 के बारे में बात करें तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति भाग ले सकते हैं? एक तो भारत के समस्त विधानसभाओं के सदस्य, भारत के समस्त विधानसभा से मेरा मतलब है जो भी हमारे यहां 28 राज्य है प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज जो हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, और जो 28 राज्य है उनके निर्वाचित सदस्य है। यहां पे ध्यान रखिए आप, निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है? क्या किसी विधानसभा के अंदर निर्वाचित के अलावा भी सदस्य हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जम्मू कश्मीर में एक महिला, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर एक महिला सदस्य को मनोनीत करता है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में
एक सदस्य को, पश्चिम बंगाल के अंदर एक सदस्य को, यूपी के अंदर एक सदस्य को, केरल के अंदर, कर्नाटक के अंदर एक सदस्य को, छत्तीसगढ़ के अंदर एक सदस्य को, महाराष्ट्र में और एमपी में एक सदस्य को। यानी राज्यपाल को यह शक्ति है कि इन स्टेट्स के अंदर एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है विधानसभा के अंदर। लेकिन विधानसभा के अंदर ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए सभी विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं और उसके अलावा हमारी लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और उसके अलावा विधानसभा माफ कीजिएगा राज्यसभा के 233 जो निर्वाचित सदस्य हैं, भले ही यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है किंतु इन्हें निर्वाचित माना जाएगा और ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, ये सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है हमारे देश में, हमारा जो राष्ट्रपति है वो 25 अप्रैल को शपथ ले तो जो उसका कार्यकाल है उस कार्यकाल से पहले ही जो नया राष्ट्रपति है उसका चुनाव कर लिया जाएगा। ये हमने बात की थी। आर्टिकल 52 के अनुसार क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी हर वक्त पद पर बना रहेगा। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी कर लिया जाएगा। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव के दौरान यदि किसी एक राज्य की विधानसभा भंग है, वहां पे विधानसभा के सदस्य मौजूद नहीं हैं, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का या उनका मत मूल्य या उनकी जो मतगणना है वो नहीं की जाएगी। या हमारी संसद में 543 में से मान लीजिए 543 में से 500 लोग मौजूद हैं, बाकी 43 लोग नहीं हैं, ये सीट खाली हो चुकी है, उपचुनाव अभी हुए नहीं है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और प्रत्येक संसद को अपना, प्रत्येक जो सांसद है वो अपना 708 मत डालेगा, इससे अधिक मत वो नहीं डाल सकेगा। मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय ये नहीं देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति उपस्थित है या अनुपस्थित है, ये सब चीजें नहीं देखी जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के संपूर्ण होगा। ये बात हमने कर ली है। राष्ट्रपति के आर्टिकल 54 में जो निर्वाचक मंडल है उसकी हमने बात कर ली है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी रीति या कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली हमने बात कर ली है। इसके अलावा यहां पर आर्टिकल 55 में ये जो रीति है, इस रीति में एक मैं छोटी सी बात और कर लेता हूं। क्या हो यदि कोई राष्ट्रपति निर्धारित कोटा प्राप्त ना कर पाए, अगर कोई राष्ट्रपति निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पे आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है या कोई ऐसा मामला होता है तो द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली का सहारा लिया जाएगा। और आप बहुत भली भांति जानते हैं कि भारत में एक ही बार द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया था। वो अब ये आपके हवाले है कि वो किन का हुआ था, ये सब आप सर्च कीजिएगा। और द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली क्या है, मैं इस बारे में बात करता हूं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ABCD 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और चारों में से किसी को भी 50% प्लस 1 मत नहीं मिले हैं, यानी पूर्ण कोटा कोई भी नहीं प्राप्त कर पाया है, किंतु A को सबसे ज्यादा और B को उससे कम, C को और कम और D को और सबसे कम मत मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली में क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा नहीं करवाया जाता, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जिसको सबसे कम मत मिले हैं उसको हटा दिया जाएगा और उसके जो मत उस व्यक्ति को जितने भी मत मिले हैं उन मतों को दोबारा से गिना जाएगा कि उस व्यक्ति या इस व्यक्ति को पड़े जो मत है उनकी पहली वरीयता कौन थी और दूसरी वरीयता कौन थी। तो पहली वरीयता D थी, ये D हटा दी गई। दूसरी वरीयता में यदि वो सबसे ज्यादा A को वोट देते हैं और ये अपने 50% प्लस 1 का कोटा प्राप्त कर लेता है तो इसे विजित घोषित कर दिया जाता है। किंतु यदि ये दूसरी वरीयता में B को वोट देते हैं, दूसरी वरीयता में यदि ये B को वोट देते हैं और इससे B
50% प्लस 1 का कोटा प्राप्त कर लेता है तो बी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यही द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीयक निर्वाचन प्रणाली है। मित्रों, हमने इसके बारे में बात कर ली है। और अब मैं जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, मैं ये समझता हूं कि हमने ये कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आर्टिकल 58 की बात हमने करनी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो योग्यता है वो क्या हो सकती है। तो आर्टिकल 54, 55 हमने देख लिया। आर्टिकल 58, जहां पे आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। तो जो योग्यता है वो क्या हो सकती है? 4 महत्वपूर्ण योग्यता है, वो हमें ध्यान रखनी है। एक तो वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यह शब्द लिखा गया है। इसके अलावा किसी और प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब वो हो सकता है कि वो व्यक्ति जन्म से या मूल स्थान से भारत का हो सकता है उस व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित की हो, तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात उसमें यह कही गई है कि वो 35 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु का वो व्यक्ति हो सकता है, किंतु अधिकतम उम्र जो है उसके बारे में निर्धारण नहीं किया गया है कि किसी राष्ट्रपति की अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, ये बात कहीं नहीं लिखी गई है। तीसरी बात उसमें जो कही गई है राष्ट्रपति की के बारे में, तो वो ये है कि वो व्यक्ति सांसद यानी एमपी या यूं कह सकते हैं कि संसद का सदस्य बनने की, यहां पे ध्यान रखिए संसद का सदस्य मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक तो बात ये कही गई है। इसमें यह नहीं किया गया है कि वो मानसिक विकृत हो या चित्त रूप से वो दिवालिया हो, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो अक्षम हो या दिवालिया हो, ऐसी बात नहीं की गई है। किंतु लोकसभा और राज्यसभा में के सदस्यों के योग्यता के बारे में यह बात की गई है। सो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए और वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम ये बात कही गई है। और जो चौथी बात यह है कि वो लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। तो लाभ का पद धारण ना करता हो, इसको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। लाभ का पद धारण ना करता हो, इसके बारे में क्या कहा गया है, यहां पे भी हमारे जो संविधान है वो उसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी अस्पष्ट है। लाभ के पद में सिर्फ वही कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी भी सरकार के अधीन कोई मंत्री है उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा लाभ का पद कौन सा है जो नहीं, या लाभ का पद कौन सा माना जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति सरकार से या सरकार से सहायता प्राप्त, आंशिक या पूर्णतः सहायता प्राप्त, वित्तीय सहायता प्राप्त कोई संस्था है, उससे वो वेतन धारित ना करता हो या कहीं भी किसी ऐसी पोस्ट पे ना बैठा हो जहां से वो फंड का आवंटन करता हो या भूमि का आवंटन करता हो, ऐसे किसी पद पर वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत में ये जो लाभ का पद है उसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया है। किंतु हाल ही में लाभ के पद से संबंधित जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। दिल्ली के जो एमएलएज हैं उनसे संबंधित ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया। मित्रों ध्यान रखें इस चीज का, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि संविधान के उपबंधों की व्याख्या करने का अधिकार ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है बल्कि हाई कोर्ट्स को भी है। हाई कोर्ट्स भी किसी उपबंध को या किसी भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद को या सरकार के द्वारा बनाई गई किसी कानून को या विनियम को या किसी अधिनियम को व्याख्या करने का अधिकार रखते हैं। तो लाभ के पद की व्याख्या दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की है और ये बिल्कुल वैलिड है। हालांकि वो व्याख्या क्या की है और किस बारे में की है मैंने इसका सार तो आपको बता दिया है, किंतु वो मामला हम फिर कभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति को इन योग्यताओं से लैस होना चाहिए, एक तो बात ये है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हम अगर देखें राष्ट्रपति के चुनाव
कौन लड़ सकता है, ये योग्यता उस व्यक्ति के पास कम से कम होनी चाहिए, और उसके बाद वो व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसके लिए सरकार ने, या यूं कहें कि भारत की संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित किए हैं, जिनकी हम बात कर लेते हैं, जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, या उस यात्रा को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 1952 में 1952 में एक उपबंध किया गया था कि कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का जो 2 व्यक्तियों का समर्थन अपने पास रखता हो, यानी उसके नाम का अनुमोदन 2 व्यक्तियों ने किया हो और उसके नाम का प्रस्ताव भी 2 व्यक्तियों ने किया हो। यानी जो निर्वाचक मंडल है, जो 776 प्लस 4120 जो सदस्य हैं, उनका जो निर्वाचन है, वो जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, 2 व्यक्ति उसके नाम का प्रस्ताव रखते हों और 2 व्यक्ति उसका अनुसमर्थन करते हों, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। किंतु एक हास्यास्पद स्थिति हमारे सामने तब आई 1969 का जो चुनाव था, राष्ट्रपति का जो चुनाव था, उस चुनाव में 17 कैंडिडेट थे मैदान के अंदर, और 17 कैंडिडेट्स में से मित्रों बहुत हास्यास्पद स्थिति यह है कि 9 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको एक भी मत प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जमानत जब्त हुई। यानी कहने का मतलब ये जो 9 कैंडिडेट थे वो बिल्कुल भी सीरियस कैंडिडेट नहीं थे। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, 1997 में एक अधिनियम बनाया, राष्ट्रपति द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1997। तो उसमें एक अब बाध्यता कर दी गई है कि 50 व्यक्ति, कम से कम 50 व्यक्ति उसके प्रस्तावक हों। वर्तमान में यही व्यवस्था है कि कम से कम 50 व्यक्ति प्रस्तावक हों और 50 व्यक्ति उसका अनुमोदन करते हों, और इनमें से ये व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता। यानी अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे कम से कम ऐसे 50 प्रस्तावक अलग से ढूंढने होंगे और वो व्यक्ति अनुमोदक नहीं हो सकते। यानी मुझे 50 अन्य व्यक्ति ढूंढने होंगे जो मेरा अनुमोदन करते हो। निर्वाचक मंडल में शामिल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, एमपी भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो मुझे कम से कम 100 व्यक्तियों की जरूरत है, और तभी मैं ये चुनाव लड़ सकता हूं। और इस चुनाव के लिए 15,000 रुपए की राशि किसी भी रूप में, पेटीएम करो, फोन पे करो, कैश दो, डीडी बनवाओ, बैंक का पोस्ट ऑफिस का चालान बनवाओ, किसी भी तरीके से ये राशि, और ये राशि आपको जमा करवानी होती है जमानत राशि के रूप में। और यदि आप कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये राशि जब्त मानी जाती है, जब्त कर दी जाती है और रिजर्व बैंक में जमा करवा दी जाती है। सिंपल सी बात यह है कि हमने राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हमने अभी कर ली हैं। तो अभी तक अगर मैं देखूं, इस वीडियो की मैं अगर बात करूं तो हमने आर्टिकल 54 देख लिया है, 55 देख लिया है और आर्टिकल 58 देख लिया है। अब एक बात यहां पे आती है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं या बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो सही तथ्य है, जो सही बात है वो ये है कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी ही बार चुना जा सकता है, इसके लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। और ये बात क्यों आती है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें, जैसे यूएस का प्रेसिडेंट है, तो यूएस का प्रेसिडेंट केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से अधिक वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हम पीछे इस चीज का उदाहरण देख चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप है वो एक ही बार राष्ट्रपति बने, लेकिन इससे पहले जो बराक ओबामा थे वो 2 बार रहे थे, बुश 2 बार रहे थे, क्लिंटन 2 बार रहे थे, तो 2 बार वो राष्ट्रपति रहे थे, 2 से अधिक बार नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति में भी कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन किया गया और 22वें संशोधन के बाद यह व्यवस्था की गई कि यूएस में केवल 2 बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्योंकि इससे पहले के आप उदाहरण देख सकते हैं, एफडीआर यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो 4 बार राष्ट्रपति बन चुके थे। एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं।
4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। क्या यह बात संविधान में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। आर्टिकल 57 स्पष्ट रूप से यह बात कहता है। तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित 55, 54, 57, 58 हमने बात कर ली है। और अब हम बात करते हैं 71, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 या अनुच्छेद संख्या जो 71 है वो क्या बात कहता है इसके बारे में देखिए कि इसमें यह बात कही गई है। एक तो यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद खड़ा होता है, 71 को आप थोड़ा सा विस्तार से समझें। आर्टिकल 71 में क्या है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद खड़ा हो सकता है, तो विवाद खड़ा होता है तो वो कौन व्यक्ति है जो विवाद को खड़ा कर सकता है या उसके सामने प्रश्न उठा सकता है। उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। या तो कोई व्यक्ति जो स्वयं चुनाव लड़ा हो, जिसने राष्ट्रपति का चुनाव स्वयं लड़ा हो, एक वो व्यक्ति, यानी मान लीजिए अभी जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, उनके सामने पूर्व लोकसभा स्पीकर जो है मीरा कुमार, वो राष्ट्रपति का चुनाव उनके सामने लड़ रही थी। तो या तो मीरा कुमार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल का सदस्य हो, निर्वाचक मंडल का सदस्य हो, मतलब कोई भी निर्वाचित एमपी हो या एमएलए हो और उसने उस चुनाव में भाग लिया हो। तो ये जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो असंवैधानिक है। और इस विवाद की व्याख्या करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हमारी एपेक्स कोर्ट के अलावा भारत में कोई भी कोर्ट है, वहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है वो सुलझाया या उसकी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 71 में है। और इसके अलावा दूसरी बात एक और इसमें ये कही गई है कि मान लीजिए यदि 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और 2024 में ही 30 दिवस के भीतर, ये ध्यान रखना है आपको, इस तारीख को ध्यान रखना है कि 30 दिवस के भीतर ही ये याचिका दायर करनी पड़ती है। 2024 में ही ये याचिका दायर कर दी जाती है। और अगर ये फैसला आता है कि निर्वाचन जो है वो अवैध है, ये 2025 में आता है, तो इस एक वर्ष के भीतर जो भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए गए हैं वो सारे के सारे वैध माने जाएंगे, वो अवैध नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आर्टिकल 53 है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों की सहायता से कार्य करता है। राष्ट्रपति किसी भी अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए वो जवाबदेह नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। इन बातों का ध्यान रखिए। और सबसे अंतिम बात, आर्टिकल 324 अनुच्छेद संख्या 324 ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन आयोजित करवाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का आयोजन, भारत का जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। मित्रों, मैं समझता हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आयाम हैं, जितने भी तथ्य हैं, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।